फ्रेंड्स, एमजीआर क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे डिटर्मिनेंट के गुणधर्म पढ़ेंगे अब अपन, है ना। आगे अपने डिटर्मिनेंट के गुणधर्म पे 4.2 होगी, जो यूनिट 4.2 होगी वो इन्हीं गुणधर्म पे डिपेंड होगी, ठीक है। तो सारणी के गुणधर्म, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। पहला गुणधर्म क्या है? यदि किसी सारणी में समस्त पंक्तियों को स्तंभों में और समस्त स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या कह रहा है? यदि किसी सारणी के समस्त पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखो, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 तीन स्तंभ है, इनको पंक्तियों में बदल दें तो क्या हो जाएगा? A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आएगी, ठीक है ना। देखो कैसे आएगी। ये सारणी था अपने पास, इसको सोल्व किया अपन ने। ये फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम का एज रख दिया पीछे और फिर सोल्व करते हैं। अगर विकर्ण क्या आया? A1 B2 C3 प्लस B1 C2 A3 प्लस C1 A2 B3, A1 B2 C3 प्लस B1 C2 A3 प्लस C1 A2 B3 माइनस पिछला विकर्ण एक तो ये हो गया A3 B2 C1, दूसरा B3 C2 A1 और तीसरा क्या है? C3 A2 B1 C3 A2 B1, ये पिछला विकर्ण हो गया माइनस, ठीक है ना। तो ये सॉल्यूशन आ गया अपने पास जो अपन ने डिटरमिनेंट लिया उसका। अब इसकी पंक्तियों को कॉलम में बदल दिया, कॉलम थे उनको पंक्तियों में बदल दें, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन आएगा वो सेम आएगा। देखो, ये अपन ने पंक्तियाँ, उसकी जो कॉलम थे उनको पंक्तियों में बदल दिया। उसी तरह फिर ये पहला कॉलम दूसरा कॉलम एज इट इज रखें, इसको सोल्व किया। डेल वन माना इसको अपन ने। डेल वन इक्वल टू क्या है? अगर विकर्ण में क्या है? A1 B2 C3 A1 B2 C3 प्लस A2 B3 C1 प्लस A3 B1 C2 माइनस पिछले विकर्ण में एक तो ये है और एक ये है और एक ये है, ठीक है। तीनों देखो C1 A2 B3 ना C1 B2 A3 ये है ना, प्लस C2 B3 A1 C2 B3 A1 प्लस C3 B1 A2 C3 B1 A2, ये वाला हो गया। अब देखो, ये वाला किसके इक्वल था? डेल वन के, और ये तो डेल वन हो गया अपने पास और ये हो गया डेल। तो ये डेल वन के इक्वल है, तो डेल इक्वल टू क्या आ गया? डेल वन आ गया, या डेल वन इक्वल टू डेल कर लो, बात सेम ही है, ठीक है। अब था नेक्स्ट गुणधर्म इसका, गुणधर्म नंबर 2। यदि किसी सारणी में दो स्तंभों को परस्पर बदल दें, विनिमय किया जाए, तो सारणी का संख्यात्मक मान तो वही रहता है लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। क्या कह रहा है? जैसे सारणी का है, कोई भी सारणी का है, उसकी दो पंक्तियाँ हो या दो स्तंभ हो, उनको आपस में बदल दें। जैसे ये स्तंभ यहाँ पे है और ये स्तंभ यहाँ पे है, इसकी जगह इसको कर दें, इसकी जगह इसको कर दें। ये पंक्ति है 1 नंबर, ये पंक्ति है 2 नंबर, 2 नंबर की जगह को 1 नंबर कर दें और 1 नंबर की जगह पे 2 नंबर कर दें, मतलब आपस में बदल दें। तो सारणी का मान तो सेम रहेगा, वैल्यू तो सेम आएगी, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये डिटरमिनेंट दे दिया अपने को। डेल इजकल टू A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3। डेल वन क्या कर दिया? जो A1 A2 A3 है, जो पहला कॉलम है उसको चेंज कर दिया अपन। C1 जो कॉलम है उसको C2 चेंज कर दिया। A1 A2 A3 चलेगा C2 की जगह, जो C2 कॉलम था उसकी जगह, और जो B1 B2 B3 था वो आ गया A1 A2 A3 की जगह डेल वन में। देखो, अब डेल को सोल्व करते हैं, जो पहला आपने जो डिटरमिनेंट लिया उसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट कॉलम से नहीं, फर्स्ट रो से सोल्व करते हैं, इसको प्रसार करते हैं। तो A1 है, ये क्या बच गया? अगर फर्स्ट रो में पहला कॉलम निकाल रहे हैं अपन ये वाला, तो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो ये बचेंगे 4, वो 4 रो ये लिख दिए। सेकंड रो पे आएंगे, सेकंड कॉलम पे आएंगे, सॉरी सेकंड अवयव पे आएंगे फर्स्ट रो के, तो ये वाला चला गया और ये वाला वो चला गया, तो क्या बचेगा? ये बचेगा और ये बचेगा, तो वो लिख दिया। प्लस थर्ड वाले पे आएंगे इसी तरह, फिर सोल्व किया तो ये आ गया। अब डेल इक्वल टू क्या मिल गया अपनों को? इसको सोल्व किया और उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इनको जो बाहर A1 है B1 है C1 है उनको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया
और जो प्लस वाली संख्या थी उनको एक जगह लिख दिया, माइनस वाली एक जगह लिख दिया। क्या मिलेगा अपने को? डेल इजकल टू A1 B2 C3 प्लस B1 C2 A3 प्लस C1 A2 B3। ये तो होगी प्लस वाली संख्या। अब माइनस वाली क्या है? माइनस A1 C2 B3 प्लस B1 A2 C3 प्लस C1 A3 B2। ये तो हो गया डेल की वैल्यू। अब डेल वन की सोल्व करेंगे। डेल वन की क्या आ रही है? डेल वन लिया अपन ने, उसको सोल्व किया उसी तरह से, फर्स्ट पंक्ति से इसका प्रसार किया। ठीक है, तो अपने पास देखो जो डेल की वैल्यू आई ये, सॉरी डेल वन की वैल्यू आई अपने पास ये सोल्व करने के बाद। और डेल में और डेल वन में क्या फ़र्क आया कि जो माइनस की संख्या आ रही है ये डेल में प्लस की है, और जो प्लस की है ये डेल वन में नहीं, सॉरी डेल में ये माइनस की है। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस वाली माइनस की हो जाएगी, माइनस वाली प्लस की हो जाएगी। ये माइनस कॉमन ले लिया बाहर अपन ने, तो ये जो माइनस वाली थी ये प्लस की होगी, इसको आगे रख दिया, और ये प्लस वाली थी ये माइनस की होगी, इसको पीछे रख दिया। तो ये वाली संख्या डेल के बराबर है और माइनस साइन बाहर आ गया। तो डेल वन इक्वल टू क्या मिल गया अपने को? माइनस डेल। तो वैल्यू तो सेम आई है लेकिन चिन्ह बदल गया। दो पंक्तियाँ दो कॉलम में बदल गई, सॉरी दो पंक्तियाँ और दो कॉलम हो, तो दो पंक्तियाँ आपस में बदल जाएं या दो कॉलम आपस में बदल जाएं तो सारणी का मान तो सेम आया है लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, ये दोनों कॉलम आपस में बदल जाएं या ये दोनों पंक्तियाँ आपस में बदल जाएं। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है, ये अपन क्वेश्चन करेंगे नहीं पे डिपेंड, तब अच्छे से ज़्यादा समझ में आएंगे। नेक्स्ट है 3 नंबर गुणधर्म। यदि किसी सारणी में कोई दो पंक्तियाँ या दो स्तंभ सर्वसम हो तो सारणी का मान शून्य होता है। सर्वसम मतलब सेम हो, दो पंक्तियाँ हैं वो सेम है, ये है 2 3 6 तो दूसरी 2 3 6, तो इसका मान शून्य आएगा 0। या दो कॉलम सेम है ए बी सी है दोनों, तो शून्य आएगा। देखो ये ए बी सी सेम है, ठीक है, तो इसका मान शून्य आएगा। देखो ए बी सी एक्स वाई जेड। प्रसार करते हैं इसका, सोल्व करते हैं अगर विकर्ण पिछले विकर्ण के उससे। तो ए बी जेड प्लस बी सी एक्स प्लस सी ए वाई माइनस एक्स बी सी, पिछला विकर्ण ये वाला आएगा, प्लस वाई सी ए प्लस जेड ए बी। देखो जेड ए बी ये क्या है? जेड ए बी है, वाई सी ए है, और एक्स बी सी ये एक्स बी सी है। ये प्लस की ये माइनस की तो आपस में कट जाएंगे, क्या आएगा? 0। ठीक है ना। आता है नेक्स्ट, अगर उसमें क्या था, दोनों पंक्तियाँ सेम थी, इसमें देखो दोनों कॉलम सेम है, C1 कॉलम C3 कॉलम के इक्वल है, तो इसे प्रसार कर लो। अगर विकर्ण एक्स बी जेड प्लस ए वाई जेड प्लस वाई एक्स वाई सी, ये तो अगर विकर्ण हो गया। पिछले विकर्ण जेड बी एक्स सी वाई एक्स जेड वाई ए, जेड बी एक्स सी वाई एक्स प्लस जेड वाई ए। देखो जेड बी एक्स ये जेड बी एक्स है, सी वाई एक्स ये सी वाई एक्स है, और ये जेड वाई ए ये जेड वाई ए है। ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं, ये कट जाएंगे आपस में, क्या बचेगा? ये भी 0 बचेगा। तो क्या है गुणधर्म नंबर 3? किसी भी सारणी की दो पंक्तियाँ या दो स्तंभ सर्वसम है मतलब समान है, इक्वल हैं, तो उस सारणी का मान 0 आएगा। ठीक है। गुणधर्म नंबर 4। गुणधर्म नंबर 4 क्या कहता है? यदि किसी सारणी में एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयवों को किसी अशून्य संख्या से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त सारणी का मान मूल सारणी के मान तथा संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। ये कह रहा है कि कोई सारणी का है, उसकी वैल्यू आ रही है कुछ भी एक्स मान लेते हैं, एक्स आ रही है। अगर उस सारणी को अपन ने के से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो के इंटू एक्स आएगी। जाहिर सी बात है, जब वो के से मल्टीप्लाई नहीं था तब एक्स आ रही थी, अब जब के से मल्टीप्लाई हो गया तो के एक्स आएगी। वो ये कह रहा है। जो मैट्रिक्स थी उसमें अपन जैसे किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते थे के से, तो प्रत्येक अवयव से जाके अंदर मल्टीप्लाई होता था। लेकिन सारणी में क्या है, अगर एक के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं
तो किसी पर्टिकुलर पंक्ति को कर सकते हैं, किसी स्तंभ को कर सकते हैं। मतलब वो एक ही को होगा, या तो पंक्ति को होगा, या तो एक पंक्ति को होगा, या एक कॉलम को होगा, किसी को भी कर लो। के स्क्वायर है तो 2 को होगा, और के क्यूब है तो 3 को होगा। अगर कोई तीन बाई तीन कोटि का वो है डिटर्मिनेंट, तो वो 3 के की क्यूब होगा, तो मतलब तीनों पंक्तियों को ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। अगर के क्यूब नहीं है तो तीनों को मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है गुणधर्म नंबर 4, ये अपने डेल लिया और ये डेल 1 लिया। डेल 1 में क्या है कि अपन ने के मल्टीप्लाई कर दिया थर्ड रो में, जो कि डेल की तृतीय पंक्ति को के से गुणा करने पर प्राप्त होती है। ये डेल 1 प्राप्त हुई के की तृतीय, जो डेल है उसकी तृतीय पंक्ति को के से गुणा करने पर। डेल का आंसर आया ये, डेल को सोल्व करेंगे तो ये आएगा। अभी अपन ने जो पहले गुणधर्म पढ़े हैं उनमें ऐसे A1 B1 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 लिए थे, तो उनको सोल्व किया तो ये आया था। डेल 1 को सोल्व करेंगे, देखो डेल 1 को सोल्व किया तब क्या आ रहा है। अब अगर विकर्ण में देखो A1 B2 और K C3, तो K तो इसमें आएगा A1 वाली में, पहले विकर्ण में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी, तो K यहाँ से कॉमन आ जाएगा। पिछले विकर्ण में इसमें भी क्या आएगा, इसमें भी क्या आएगा, इसमें भी क्या आएगा, K यहाँ से भी कॉमन आ गया, और K फिर इन दोनों से कॉमन आ जाएगा, इससे भी K दोनों से कॉमन आ गया। तो डेल 1 इक्वल टू क्या हो गया, K को छोड़ के K को हटा देंगे तो पूरी मैट्रिक्स डेल के इक्वल ही है। तो डेल 1 इक्वल टू क्या आएगा, K कॉमन लेने के बाद ये जो वैल्यू बची ये डेल की वैल्यू बच गई, तो K डेल आ गया। ये गुणधर्म नंबर बता रहा है। नेक्स्ट देखो ऊपर में क्या कहती है, जो मैंने बताया ना कि किसी के है तो 1 को मल्टीप्लाई होगा, के स्क्वायर होगा तो 2 को मल्टीप्लाई होगा, वही गुण ये ऊपर में कह रही है। यदि किसी सारणिक डेल के प्रत्येक अवयव को के से गुणा करने पर प्राप्त सारणिक डेल 1 हो तो डेल 1 इक्वल टू के डेल, जब डेल का क्रम 1 है, जब डेल है वो एक क्रम का डिटर्मिनेंट है 1/1 का। डेल 1 इक्वल टू के स्क्वायर डेल, जब डेल का क्रम 2 है, डेल इक्वल टू जब 2/2 का है तो के स्क्वायर आएगा, 1 का है तो के आएगा। के क्यूब कब आएगा, जब डेल का क्रम 3 है। के की पावर n, डेल 1 इक्वल टू के की पावर n इंटू डेल, जब डेल का क्रम n है, ठीक है ना। तो जो डेल का क्रम होगा वो ही जो हमारा के की पावर होगी। अगर किसी को हम पूरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको डेल को, तो के की पावर n आएगा, ठीक है ना। ये ऊपर में कहती है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए गुणधर्म नंबर 5 क्या कहता है, यदि किसी सारणिक में पंक्ति या स्तंभ का, किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक संख्याओं का योग हो तो सारणिक को उसी क्रम की 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखो इसकी जो पहली जो है कॉलम, उसमें क्या 2 संख्या है योग में, देखो A1 + D1, A2 + D2 और A3 + D3। क्या कह रहा है, किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक संख्याओं का योग हो उस सारणिक को उसकी क्रम की 2 या 2 से अधिक सारणिक के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। पहला कॉलम है 2 संख्याओं का योग है, ठीक है, प्रत्येक अवयव में है पहले कॉलम के, तो इसको 2 सारणिक के रूप में लिख सकते हैं। एक तो क्या लिख सकते हैं, A1 A2 A3 का कॉलम की, दूसरी D1 D2 D3 के कॉलम की, और दोनों में प्लस लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये 2 कॉलम को जोड़ दिया, इसका मतलब ये है, इस जो ये गुणधर्म नंबर 5 है इसका मतलब ये है कि 2 कॉलम जुड़ रहे हैं ये। इसी तरह जैसे पंक्तियाँ होती है A1 + D1 या B1 + D2 हो जाता है, C1 + D3 हो जाता है, 2 अवयव जुड़ते आ रहे हैं, प्रत्येक अवयव में एक अवयव एक्स्ट्रा जुड़ रहा है, तो इसको 2 सारणिक के उसी क्रम के 2 सारणिक बना सकते थे और योग के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो ये देखो ये डेल लिया, इसका प्रथम स्तंभ से विस्तार करने पर, पहले स्तंभ से विस्तार करेंगे तो डेल इक्वल टू क्या आएगा, A1 + D1 यहाँ क्या आएगा A2 + D2 या A3 + D3, ये एच डी आ जाएंगे आगे। अब देखो एक बार तो A1 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, एक बार D1 के साथ, इसी तरह यहाँ पे एक बार A2 के साथ, एक बार D2 के साथ,
इसी तरह यहाँ पे एक बार A3 के साथ एक बार D3 के साथ। तो A1 A2 A3 A1 A2 A3 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, उनको एक जगह प्लस करके लिख देंगे। ठीक है, इनके साथ जो मल्टीप्लाई होगा उनको एक जगह लिख दिया। जिसके साथ प्लस का साइन था उसके साथ प्लस का, जिसके साथ माइनस का था उसके साथ माइनस का। और D1 D2 D3 इनको एक जगह लिख देंगे, ये D1 का, ये D2 का, ये D3 का। इसके साथ माइनस था माइनस आ गया, यहाँ पे इसके साथ माइनस था माइनस आ गया, बाकी सबके साथ प्लस था वो प्लस कर दिया। अब देखो ये किस सारणी को वो करते हैं, प्रसार करते हैं, तब आता है। देखो A1 A2 A3 ये स्तंभ हो गया, ये क्या होगा B2 B3 यहाँ से लेते हैं, और B1 C1 ये यहाँ के हो गए, C2 C3 यहाँ के हो गए। तो एक तो सारणी ये बन गया। इसी तरह ये किस सारणी के प्रसार का से आएगा, D1 D2 D3 ये इसका ये कॉलम हो गया। इन दोनों को जोड़ दें तो सेम आ जाएगा, डेल इक्वल टू वो जो पहले था अपने पास। और इन दोनों को अलग अलग करके जोड़ दिया, ये और जो अपने पास ये है ये दोनों सेम है, इक्वल है, इसके इक्वल। ये गुणधर्म नंबर 5 कहता है। अब आते हैं गुणधर्म नंबर 6 पे। यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों का कोई अचर गुणज जोड़ने या घटाने से सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखो ये सारणी है, इसकी पहली पंक्ति पहले कॉलम किसी में भी इसकी पहली पंक्ति में जोड़ते हैं, जैसे संक्रिया लगाते हैं, संक्रिया अभी बताएंगे इसमें। जैसे को जोड़ दिया R1 में जोड़ रहे हैं R1 + 2R3, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंजमेंट नहीं होगा इसके आंसर में। ठीक है, ये कह रहा है डेल की प्रथम स्तंभ में तृतीय स्तंभ के संगत अवयवों का K से गुणा करके जोड़ने पर प्राप्त हुई है डेल 1। डेल 1 कैसे, देखो A1 A2 A3 है, A1 A2 A3, ये C1 C2 C3 थर्ड वो है कॉलम, इसके साथ K मल्टीप्लाई कर दिया और वो फर्स्ट वाले में जोड़ दिया, तो ये डेल 1 प्राप्त हुई है। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो सेम आएगा आंसर। देखो सोल्व करते हैं, जो डेल 1 था ना उसको सोल्व करते हैं। अभी जो गुणधर्म नंबर 5 पढ़ा ये डेल है, देखो इसमें जो पहला कॉलम है C1 वो देखो A1 + K C1 A2 + K C2 और A3 + K C3। अभी गुणधर्म नंबर 5 में क्या पढ़ा है, इसको दो मैट्रिक्स के रूप में दो डिटर्मिनेंट के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखा, एक तो A1 वाला और एक K C1 वाला हो गया, तो ये तो डेल हो गया, प्लस यहाँ से K कॉमन ले लिया पहले कॉलम से, तो K बाहर आ गया, ये एज इट इज रह गया। अब देखो एक गुणधर्म नंबर 2 में पढ़ा था अपन ने, 3 में था 2 में था, दो पंक्ति या दो कॉलम समान हो तो उसका मान क्या होता है 0। गुणधर्म नंबर 4 में पढ़ा था अपन ने, ये वाला और ये वाला सेम है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0। तो K × 0 0, तो डेल 1 = क्या आ गया डेल। तो गुणधर्म नंबर 3 से। ठीक है ना। अब आता है गुणधर्म नंबर 7। सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों का किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत सहखंडों से गुणा करने से प्राप्त राशियों का योग 0 होता है। देखो कोई सारणी का है, अपन उसका सॉल्यूशन करते हैं तो कैसे होता है, जैसे सारणी का है तो क्या आता है A1 × A1 + A2 × A2 + A3 × A3, A11 × A11 A12 × A12 और A13 × A13 ये आता है। अगर ये A11 है तो ये और ये A12 हो गया, A13 हो गया, A23 हो गया और ये एज इट इज है, तो इसका मान क्या होगा 0। ये कह रहा है, ये तो क्या है सेकंड है हो गए, कैपिटल A तो सेकंडों में आता है कि सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों का किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के, ये तो अवयव हो गए और ये सेकंड हो गए, तो अवयवों का किसी अन्य पंक्ति के सेकंडों से गुणा से प्राप्त राशियों का योग 0 होता है। तो अन्य से हो गए तो सेम से होगा तब कोई वैल्यू आएगी और अन्य से होगा तो 0 आएगा। ठीक है ना। देखो कैसे, ये तो अपन सोल्व करते हैं तब आता है। सारणी का प्रथम पंक्ति से प्रसार करने पर ये मिलेगा अपने को। यहाँ पे F क्या है, कैपिटल F क्या है, सेकंड है। इस सारणी में A11 A12 M A13 क्रम से A21 A22 M A23 से प्रसारित करने पर, इससे कर ले या इससे कर ले, प्रसार करेंगे तो प्रसारित नहीं प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित कर दिया अपन ने क्या, इनकी जगह पे ये वाले, मतलब दोनों सेम हो गए तो 0 आ जाएगा गुणधर्म नंबर 3 से। अब
गुणधर्म नंबर 7, यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणी का मान शून्य होता है। अब इसके सभी अवयव शून्य हैं तो सारणी का मान शून्य कैसे आएगा? देखो, अगर इससे प्रसार करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 0, इससे ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे होगा 0, इससे करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों 0, तो सारणी का मान 0 आ रहा है हर कंडीशन में। अगर किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हों तो सारणी का मान शून्य होता है, ठीक है ना। अगर 2 अवयव शून्य है और 1 शून्य नहीं है तो शून्य नहीं होगा सारणी का मान। अगर सभी अवयव शून्य है, या तो किसी पंक्ति के हो या किसी कॉलम के हो सकते हैं, तो सारणी का मान शून्य होगा हर कंडीशन में, ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर गुणधर्म क्या कहता है? त्रिभुजाकार अवयव मैट्रिक्स से संबंधित सारणी का मान उसके मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणन होता है। ये कोई मैट्रिक्स है, इसमें जैसे ऐसे त्रिभुज बन गया हो, ऐसे त्रिभुज बन गया हो, ठीक है, ऐसे त्रिभुज बन रहा हो, ऐसे त्रिभुज बन रहा हो। अगर कोई त्रिभुज ऐसे बन रहा है तो उसके विकर्ण का जो मल्टीप्लाई आएगा वो सारणी का मान होगा। त्रिभुज ऐसे बनने का मतलब है कि ये सभी अवयव शून्य हों, ऐसे बनने का मतलब है कि ये सभी शून्य हों। कोई त्रिभुज ऐसे बन रहा है तो इसके ये सभी अवयव शून्य हों, ठीक है ना। शून्य को छोड़ के जो अवयव बच रहे हैं वो एक त्रिभुज में बन रहे हैं, तो उसके जो विकर्ण का मल्टीप्लाई होगा वो सारणी का, उस मैट्रिक्स का आंसर होगा। देख कैसे, यह है इसका पहला A B0C, इसमें त्रिभुज बन रहा है ये वाला, ये 0 आ गया तो ये त्रिभुज बन रहा है, तो इसका विकर्ण का जो मल्टीप्लाई आएगा वो इसका आंसर होगा। कैसे होगा? देखो AC, इसको सॉल्व करते हैं, AC माइनस 0 इंटू बी, तो 0 इंटू बी 0 हो गया ना, तो विकर्ण क्या बचा? AC, तो AC माइनस 0 तो AC आएगा। इसी तरह इस दूसरे में देखो A0BC, ये त्रिभुज बन रहा है, ये वाला त्रिभुज बना है ना, इसमें यहाँ पे A है, यहाँ पे B है और यहाँ पे C है और यहाँ 0 है, तो ये विकर्ण हो गया मल्टीप्लाई माइनस ये 0, तो AC आ गया इसका भी। तो ये गुणधर्म नंबर 9 यही कहता है किसी त्रिभुजाकार अवयव से संबंधित सारणी का मान उसके मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणन प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ देखो वो तो 2/2 का था, ये 3/3 का है। इसमें ये वाला वो बन रहा है त्रिभुज, तो इसका विकर्ण क्या है? AXL, तो AXL ही आएगा आंसर। इसमें देखो ये विकर्ण बन रहा है तो इसका क्या है? AXL, ठीक है। ये गुणधर्म नंबर 9 कहता है। ऊपर में कोई IN इक्वल टू I है, ये डिटर्मिनेंट है IN इक्वल टू I, जहाँ IN n क्रम का कोई इकाई अवयव है, ये n क्रम का कोई इकाई मैट्रिक्स है, ये दे दिया। तो एक मान लेते हैं, इकाई मैट्रिक्स क्या होता है? एक होता है। ये एक लिखा है और ये लिखा है, ये लिखा है, ये सभी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम, इक्वल है। इसको इक्वल 1 भी लिख सकते हैं, इसको इक्वल I भी लिख सकते हैं, इसको इक्वल 2/2 का भी लिख सकते हैं, इसको 3/3 का भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें विकर्ण का अवयव एक होगा बस, बाकी सभी शून्य होंगे। इकाई मैट्रिक्स में पढ़ा था पढ़ने, ठीक है ना। ये ऊपर में कहती है। गुणधर्म नंबर 10 लास्ट गुणधर्म है, यदि किसी सारणी में x के बहुपद हों, कोई सारणी का है उसमें x के बहुपद हों, x² हो गया, x माइनस a हो गया, x मतलब x की कोई वैल्यू आ रही है, तब x के स्थान पर जहाँ भी x है a रखने पर सारणी का मान शून्य हो जाए तो x माइनस a सारणी के मान का एक गुणनखंड होगा। कोई सारणी का है उसमें x के बहुपद आ रहे हों तो x की जगह अपन a रख दें और सारणी फिर सॉल्व करें और सारणी की वैल्यू 0 हो जाए तो उसका एक गुणनखंड होगा x माइनस a। ये कह रहा है ये बात। ये अपन ने डिटर्मिनेंट लिया, x इक्वल टू a रखेंगे इसमें, और तथा x इक्वल टू b भी रख सकते हैं। a रखेंगे, देखो 1x² तो 1a² तो यहाँ क्या हो गया? देखो ये दूसरी पहली रो और दूसरी रो सेम हो गई, इक्वल हो गई। ये गुणधर्म नंबर 3 था, उसमें क्या था कि 2 पंक्ति या 2 स्तंभ इक्वल है, सरसम है, समान है, तो सारणी का मान शून्य होता है, तो शून्य हो गया। तो ये क्या हो गया? इसके गुणनखंड क्या हो गए? x माइनस a और x माइनस b, सारणी के मान के 2 गुणनखंड है, ठीक है ना। अतः बेल का हल करने हेतु द्वितीय पंक्ति में से प्रथम पंक्ति और तृतीय पंक्ति में से प्रथम पंक्ति को घटाने पर
देखो ये इसको सोल्व करके बता रहे हैं। द्वितीय पंक्ति में से प्रथम पंक्ति को घटा दिया और तृतीय पंक्ति में से प्रथम पंक्ति को घटा दिया, दोनों द्वितीय और तृतीय में से प्रथम पंक्ति को घटा दिया। क्या मिला अपने को? तो पहला कॉलम में क्या बन गया 1 0 0, इस चीज़ का प्रसार कर दिया, ये मिल गया अपने को। तो देखो a माइनस एक्स और यहाँ क्या है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या b माइनस एक्स और b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो a माइनस एक्स इससे कॉमन आ जाएगा और b माइनस एक्स इससे कॉमन आ जाएगा, दोनों से कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बच गया 1 और यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे a प्लस एक्स, यहाँ पे b प्लस एक्स, a प्लस एक्स b प्लस एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई, तो ये आ गया। x माइनस का है, ये प्लस का है, कट गए, तो b माइनस ए बच गया, b माइनस ए तो यहाँ बच गया, और ये दो गुणनखंड बच गए। यही गुणधर्म नंबर 10 कह रहा था। ठीक, गुणधर्म हो गए कंप्लीट। अब संक्रियाएँ पढ़ेंगे, गुणनफल पढ़ेंगे, प्रारंभिक संक्रियाएँ पढ़ेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन। यदि सारणिक डेल का क्रम n वो बड़ा होगा या इक्वल होगा 2 के, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो R1 R2 R3 से क्रमशः प्रथम पंक्ति, द्वितीय पंक्ति, तृतीय पंक्ति तथा C1 C2 C3 से क्रमशः प्रथम स्तंभ, द्वितीय स्तंभ, तृतीय स्तंभ को प्रकट करते हैं। ये संक्रिया लगाएंगे तो अपन ऐसे लिखेंगे R1 चेंज टू, R1 मतलब पहली, R2 मतलब दूसरी, R3 मतलब तीसरी पंक्ति में कोई चेंजमेंट कर रहे हैं। इसी तरह C1 C2 C3 है, C1 मतलब प्रथम स्तंभ, C2 मतलब द्वितीय स्तंभ, C3 मतलब तृतीय स्तंभ में कोई चेंजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब पहली संक्रिया है संक्रिया RI और RJ। इसका मतलब है R की IV पंक्ति और R की जेवा स्तंभ मतलब जेवी पंक्ति को परस्पर बदला गया है। ये जो साइन है ये आपस में बदलने का है। RI की जगह 1 कर दें और J की जगह 2 कर दें तो R1 चेंज टू R2, R2 की जगह R1 को भेज दिया और R2 की जगह R1 आ गया, R1 की जगह R2 चलेगी। ठीक है, ये साइन होता है इंटरचेंज का, बदलने का परस्पर। इसी तरह CI, R की जगह CI हो गया, CI ये सिंबल होगा इंटरचेंज का, CJ तो इसका मतलब दो स्तंभों को परस्पर बदला गया है। ठीक है, IV एवं JV स्तंभों को परस्पर बदला गया है। ये हो गया पहली संक्रिया। ठीक है, अब आती है दूसरी संक्रिया, संक्रिया RI चेंज टू KRI से तात्पर्य है IV पंक्ति के प्रत्येक अवयव को K से गुणा किया गया है, जबकि CJ चेंज टू KCJ से तात्पर्य है कि JV स्तंभ के प्रत्येक अवयव को K से गुणा किया गया। जैसे कर दिया अपने C2 चेंज टू 2C2 या R1 चेंज टू 2R1, मतलब पहली पंक्ति के प्रत्येक अवयव को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। इसका मतलब पहले दूसरे स्तंभ के प्रत्येक अवयव को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। ये गुणधर्म नंबर संक्रिया नंबर 2 है। अब आती है थर्ड C, संक्रिया RI इक्वल RI प्लस KRJ। अब जैसे I की जगह 1 ले लें तो R1 इक्वल R1 प्लस K, RJ की जगह J की जगह 2 ले लें, 3 ले लें, 3 ले लिया, तो ये संक्रिया लग गई। इससे तात्पर्य है कि IV पंक्ति के प्रथम स्तंभ में JV पंक्ति के संगत अवयवों को K से गुणा कर जोड़ा गया तथा, अब ये तो हो गया पंक्ति में, अब कॉलम में आएगा तो CI इक्वल CI प्लस KCJ से तात्पर्य है कि IV स्तंभ के प्रत्येक अवयव में JV स्तंभ के प्रत्येक संगत अवयव को K से गुणा कर जोड़ा गया है। ठीक है, ये संक्रिया अपन लगाएंगे ना तब अपने को अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब आएगा सारणिकों का गुणनफल। इसके बाद अपन स्टार्ट कर देंगे 4.2 प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स। पहला क्या है, द्वितीय क्रम की दो सारणिकों का गुणनफल निम्न प्रकार किया जाता है। देखो ये द्वितीय क्रम की दो सारणिक है, A1 इंटू अल्फ़ा 1 ये प्लस B1 इंटू अल्फ़ा 2 नेक्स्ट कैसे लगेगा, A1 इंटू बीटा 1 प्लस B1 इंटू बीटा 2। इसी तरह ये वाला मल्टीप्लाई होगा इससे तो ये आ जाएगा, और फिर ये वाला मल्टीप्लाई होगा इससे तो ये आ जाएगा। ये तो 2/2 का हो गया। ठीक है, अब इसी तरह 3/3 का हो तो कैसे करेंगे, देखो 3/3 का, अब देखो तो भिन्न 3/3 का करेंगे ना, इसी तरह जैसे 2/2 का क्या है, इसी तरह 3/3 का हो जाएगा। जैसे इस वाले को मल्टीप्लाई किया इससे ये आ गया, फिर इस वाले को मल्टीप्लाई किया इससे तो ये आ गया। इसी तरह 3 होंगे तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो तीसरा आ जाएगा। ठीक है, 2 में और 3 में ज़्यादा फर्क नहीं है, बस ये वो बड़ा हो जाएगा ये छोटा है। ठीक है,
नेक्स्ट है टिप्पणी। टिप्पणी क्या है, इंपॉर्टेंट है। दो भिन्न भिन्न क्रम के सारणिकों का गुणनफल भी संभव है। अब बोल दो आप ये सर, एक तो सारणिक दे दी 2/2 की और दूसरी देते हमें 3/3 की, तो क्या उनका गुणनफल संभव है, पॉसिबल है? तो हाँ पॉसिबल है। वो कैसे पॉसिबल है देखो, वो देखते हैं। डेल 1 अपने को दे रखा है 2/2 की और डेल 2 दे रखा है अपने को 3/3 की। अब डेल 1 इंटू डेल 2 करेंगे तो देखो जो, अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए 3/3 का करना पड़ेगा। अब 3/3 का करेंगे तो एक रो ऐड होगी और एक कॉलम ऐड होगा। तो क्या होगा कि जो ये वाला अवयव है, क्रॉस अवयव जो विकर्ण का अवयव है, उसको तो कर देंगे अपन 1, बाकी 0 0, इधर भी 0 इधर भी 0। वही क्या देखो अपन ने इसको कर दिया 1, बाकी 0 0, और जो अपने पास डिटर्मिनेंट था वो एज इट इज रख दिया इसमें। तो ये भी 3/3 का होगा और ये भी 3/3 का हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो मल्टीप्लाई कर दिया, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो अगर कोई 2/2 का है या 3/3 का है, डिटर्मिनेंट पहली बात तो 2/3 ऐसे 2/3 का नहीं आएगा, या तो 2/2 का होगा या 3/3 का होगा। ठीक है ना, तो इसको 3/3 का बनाने के लिए विकर्ण का अवयव तो रख देंगे 1, बाकी अवयव शून्य कर देंगे, है ना। ये देखो इसमें यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे ये दोनों एक रो और एक कॉलम जोड़ा गया है, ये वो डिटर्मिनेंट है डेल 1। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में 4.2। थैंक यू ऑल ऑफ यू मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, पढ़ने के लिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मैं आपकी जितनी हेल्प हो उसकी करूँगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। MJ क्लासेस में आपका स्वागत है।